हेलो दोस्तों, once again a warm welcome to Elite. Friends, today we are going to discuss UP TGT Recruitment Examination 2016 English Question Paper। और ये पेपर 9 मार्च 2019 में हुआ था दोस्तों। इसके हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगली बार जो क्वेश्चन आएगा वो ये क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन पे ही आएगा दोस्तों। So without further delay, let's begin our today's class. This is our first question. The correct spelling is, we have to find out which spelling of perseverance is the right one. तो perseverance एक noun होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है continued effort for achieving something, सतत प्रयास करते रहना किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। तो परसिवरेंस बहुत अच्छा वर्ड है और इसका मतलब होता है सतत प्रयास। सो नाउ you have to see which spelling of perseverance is correct. So the first one is the right one, as you are saying, Perseverance। एक पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ई लगाने की गलती हो जाती है, तो ये इससे हमें बचना है। तो परसिवरेंस की करेक्ट स्पेलिंग विल बी Perseverance। और इसका मतलब आप जान ही गए हैं दोस्तों, सतत प्रयास। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्पेलिंग इज हेमरेज, हेमरेज, हेमरेज और दिस हेमरेज। हेमरेज इज अगेन अ काइंड ऑफ नाउन। तो हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी, ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड हेमरेज। ओके, तो बॉडी के अंदर होने वाला रक्तस्राव इज कॉल्ड हेमरेज। जैसे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हेमरेज इज दिस वन। ऐसे ही आपको डायरिया, निमोनिया, इनकी भी स्पेलिंग याद रखनी है दोस्तों। डायरिया की स्पेलिंग होती है DIARRHOEA, और निमोनिया की स्पेलिंग होती है PNEUMONIA, निमोनिया। Let's move on to the next one now. The correct spelling of accommodate is, accommodate means to provide someone with place to stay, work or live. So accommodate is a kind of verb, friends. So the correct spelling of accommodate is this one. इसमें ध्यान रखना है कि देयर विल बी 2C एंड 2M। जैसे आपने याद रखा है कमिटी की स्पेलिंग में COMMITTEE। जैसे कमिटी की स्पेलिंग में 3 चीजें डबल आती हैं, वैसे ही एकोमोडेट की स्पेलिंग में 2 चीजें डबल आएंगी, C और M। और करेक्ट स्पेलिंग विल बी ACCOMMODATE। Now the next question is efflorescence. The correct spelling of efflorescence is C1। efflorescence का मतलब होता है फूल लगना। It is the process or the period of flowering। तो पीरियड जिस समय फूल लगते हैं, और प्रोसेस फूल लगने की प्रक्रिया को भी एफ्लोरेसेंस कहते हैं। इट इज अगेन अ काइंड ऑफ नाउन। नेक्स्ट वन इज, द करेक्ट स्पेलिंग इज रिमिनिसेंट। रिमिनिसेंट मतलब याद दिलाने वाला, समथिंग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग। याद दिलाने वाला इज कॉल्ड रिमिनिसेंट। सो इट इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, जो याद दिलाने वाली चीज होती है। एंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिमिनिसेंट इज REMINISCENT। सेंट की स्पेलिंग तो याद ही है सबको, CENT।
बस री मी नी ध्यान रखना है। री में आर ई जो दोबारा से के लिए हम री यूज करते हैं, तो दोबारा से के लिए हमेशा री यूज करते हैं, तो दोबारा से जो याद दिला दे, भले से वो मिनी ही याद क्यों ना हो, तो री मिनी सेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्रेज out of the given choices so as to complete following sentences। तो नीचे जो फिल इन द ब्लैंक है वहां पे क्या आएगा ये सोचना है। तो पहले सेंस समझ लेते हैं इसका। हार्डली मतलब मुश्किल से ही वो पहुंच पाई थी अपने घर जब बारिश शुरू हो गई। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही वो घर पहुंची तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो अगर आपको इस सेंटेंस को एज सुन एज से बनाना होता बिना इसका मीनिंग बदले हुए, तो आप कहते एज सुन एज शी रीच्ड हर होम कॉमा द रेन स्टार्टेड, द रेन स्टार्टेड फुल स्टॉप। अब अगर इसी सेंटेंस को आपको दूसरे तरीके से बनाना होता नो सूनर का प्रयोग करते हुए, तो नो सूनर डिड एज सुन एज की जगह नो सूनर डिड लगा देते हैं, और सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं शी रीच हर होम, और तीसरा और इंपॉर्टेंट चेंज कॉमे की जगह हम देन का प्रयोग करते, द रेन स्टार्टेड। तो हमें ध्यान रखना है जब हम एज सुन एज की जगह नो सूनर डिड लगाएं तो सेकंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म कर दें, और जो कॉमा है उसकी जगह पे देन का प्रयोग कर लें। अब इसी सेंटेंस को कोई हार्डली का प्रयोग करके बनाना चाह रहा है तो वो ऐसे बनाएगा, हार्डली के बाद हेड लगाते हुए, जैसे नो सूनर के बाद आपने डिड लगाया था वैसे ही हार्डली हैड शी। ऊपर वाले सेंटेंस में डिड की वजह से फर्स्ट फॉर्म आई थी, यहाँ हेड की वजह से थर्ड फॉर्म आएगी। हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन started। So the correct answer will be the B1, जिसमें कहा गया है कि हार्डली हैड शी रीच्ड, मुश्किल से ही वो पहुंची थी अपने घर, व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश शुरू हो गई। तो ये तीनों में से कोई भी तरीका एग्जाम में पूछ सकता है, आपको बस तीनों का कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब। बॉस जानना चाहते थे कि काम कैसे हुआ। तो हियर हाउ हैज बीन यूज्ड एज अ कंजंक्शन, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा है कि कंजंक्शन जो होता है चाहे वो क्वेश्चन वर्ड ही क्यों ना हो, इज ऑलवेज फॉलोड बाय सब्जेक्ट। तो हम ये देखेंगे कि कंजंक्शन हाउ के बाद किस में सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इट इज द फर्स्ट वन फ्रेंड्स। तो दिस वन इज द करेक्ट वन। सेकंड वाला इसलिए सही नहीं है क्योंकि दैट के साथ हम हाउ का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि दैट का मतलब होता है कि, और हाउ का मतलब होता है कि डैश कैसे। तो इसलिए हम यहां पर क्वेश्चन वर्ड्स के साथ दैट का प्रयोग नहीं करते। थर्ड वाला इसलिए गलत है क्योंकि हाउ शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्ट, आई आना चाहिए था हाउ के बाद, लेकिन वुड लगा दिया, दैट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। द सेम मिस्टेक इज इन द लास्ट वन, हाउ के बाद फिर से सब्जेक्ट नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। सो द करेक्ट आंसर विल बी द A1 फ्रेंड्स। आई विश आई ब्लैंक अ किंग। मैं इच्छा करता हूं कि काश मैं राजा होता। वेन एवर यू मेक अ विश और यू मेक एन इमेजिनेशन, एट दैट टाइम हम कल्पना करते समय वर का प्रयोग करते हैं, WERE, वेर। जैसे बोलते हैं काश मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। काश मैं प्रिंसिपल होता, इफ आई वर द प्रिंसिपल। इट डजेंट मैटर व्हाट सब्जेक्ट यू आर यूजिंग, सारे सब्जेक्ट के साथ चाहे आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, सबके साथ वर ही आएगा टू शो द इमेजिनेशन फ्रेंड्स। सो द करेक्ट आंसर इज आई विश आई वर अ किंग। यहां विश ने हमें बता दिया
कि ही इज मेकिंग एन इमेजिनेशन। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं जैसे ओ, दैट, ओ, इफ या इफ ओनली, वुड या वुड दैट। तो these small phrases tell us about the imagination one is making. And once you find the imagination in the sentence, just go for verb. So here comes our next question. Don't go near the water, children, she said. Here we are supposed to convert it into indirect speech. Reporting verb is in past. Reported speech sentence is in imperative. और इम्परेटिव में हमें पता है कि इन इम्परेटिव वी यूज कंजंक्शन टू, और सेड या सेड टू की जगह हम सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबिड, बेग्ड या आस्क्ड लगा देते हैं सेंस के अनुसार। तो यहां पर हम पहले वाक्य को समझें अच्छे से। उसने कहा बच्चों से कह रही है, इट इज चिल्ड्रन इज गोना बी द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो उसकी बात बच्चों से हो रही है और वो बच्चों से कह रही है डोंट गो नियर द वाटर, पानी के पास मत जाना। तो अब हमें देखना है कि चिल्ड्रन को ऑब्जेक्ट के रूप में किस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। इसमें नहीं किया तो शायद ये गलत हो जाएगा। इसमें किया है, इसमें किया है और इसमें किया है। अब हमें ये देखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किसमें किया है। इसमें डोंट आ रहा है, अगर आप फॉरबिड का प्रयोग करेंगे तो टू ही लगेगा, लेकिन फॉरबिड नहीं लगाएंगे तो आपको नॉट टू करना पड़ेगा। उस हिसाब से देखें तो इसमें कंजंक्शन दैट लगा रहे हैं, जो सिर्फ असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी में देखने को मिलता है। इट इज अगेन असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी कंजंक्शन। दिस इज अगेन इंपरेटिव वाला जो इन्फिनेटिव है वो हमें यही देखने को मिल रहा है। सो वी वुड गो फॉर द D1। सो शी वार्नड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को चेतावनी दी, नॉट टू गो नियर द वाटर, कि पानी के पास ना जाए। दिस रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट जो आपने चेंज करके बनाया है, दिस पार्ट, इट डजंट हैव दैट मच इंपॉर्टेंस। वांट की जगह आप आस्क्ड भी लगा सकते हैं, वांट की जगह आप ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, टोल्ड भी आप जगह जगह पे देखोगे लगते हुए। तो इट डजंट मैटर दैट मच। द थिंग दैट मैटर्स इज द थिंग यू आर यूजिंग टू कनेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी में दैट becomes the conjunction, लेकिन imperative sentences में हमें infinitive बनाना होता है, to का प्रयोग करना होता है, इसीलिए हमारा D वाला पार्ट सही है। Now the next one, he said please please give me another chance। reporting verb is again in past, it suggests कि हमें reported speech का tense बदलना होता है। और please please करके हमें पता लग रहा है कि it is a request। request में said या said to का रिक्वेस्टेड कर सकते हैं या बेग्ड कर सकते हैं, क्योंकि दो बार प्लीज आ रहा है। और जो जोड़ना है आपको वो इंफिनिटिव की सहायता से ही जोड़ना है, इंपरेटिव को हमेशा टू से जोड़ो, बशर्ते कि वो लेटस वाला वाक्य ना। तो अब इस हिसाब से आप देखें तो द करेक्ट आंसर विल बी द B1। ही बेग्ड देम, उसने उनसे प्रार्थना की। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो हमने मान लिया देम, टू गिव हिम अनदर चांस, कि उसे एक मौका और दिया जाए। पहले वाला सही नहीं है क्योंकि उसमें इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया है। दूसरे वाले में, तीसरे वाले में इफ का प्रयोग किया है। इफ एज अ कंजंक्शन यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ओनली। रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट इन इंटरोगेटिव, दैट्स व्हाई वी वुड नॉट गो फॉर इफ। इट इज नॉट इन assertive and exclamatory either, we would not go for that also. So the correct answer is the B1. The meaning of the idiom a broken reed. Broken reed is a kind of adjective। ये एक तरीके का एडजेक्टिव है जो हम यूज करते हैं उस इंसान के लिए जो विश्वास के काबिल नहीं होता है। सो इन दैट केस वी कॉल इट इन हिंदी अविश्वसनीय। सो द राइट वन इज द C1 फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूस इज। तो गूस का मैस्कुलिन जेंडर जो होगा दैट विल बी गेंडर।
Drake is associated with duck and drone is associated with bee. Now the next one is, which of the following is not correct with reference to narration? Narration means direct and indirect speech से related. यहां पर कौन सी वाली बात सही नहीं है? तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं. इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट. हाँ, ऐसा होता है व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट. रिपोर्टिंग वर्ब जब भी पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के, या जिसे डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, उसके जितने भी टेंसेस हैं वो करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस में बदल जाते हैं. इसीलिए सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है. सो दिस थिंग इज करेक्ट. द shall ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू शुड. अगर shall का प्रयोग हो रहा है क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग पास्ट में बदलना है, तो shall का पास्ट हम कर देते हैं शुड, will का पास्ट हम कर देते हैं वुड, कैन का पास्ट हम कर देते हैं कुड. ऐसे ही मे का माइट, मस्ट का मस्ट, ought to का ought to ही रखते हैं दोस्तों. will of the future tense is changed into shall and should. will को आप would में बदलोगे, ना कि shall. So in that way this should be the correct answer. और लास्ट वाले पे भी नजर डाल लेते हैं. जो प्रोनाउंस है डायरेक्ट स्पीच के आर चेंज्ड वेयर एवर नेसेसरी. तो अगर जरूरत पड़ती है तो प्रोनाउंस को बदला जाता है. यस, बिल्कुल बदला जाता है. फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी अवर अस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं. रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, मतलब यू योर यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं. और जो थर्ड पर्सन है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते. थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड. ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट, या फिर किसी का अगर नाम है तो उसे आपको नहीं बदलना है. तो ये सन वाला फॉर्मूला ध्यान. हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the formation of nouns from verbs, which of the following is not correct? So the incorrect one is abdicate, abduction. तो abdicate से abdication बनता है, और abdicate का मतलब होता है त्यागना या गिव अप करना या रिनाउंस करना. तो ये वर्ब है और इससे नाउन बन गया त्याग. एडॉप्ट मतलब गोद लेना, और गोद लेने की जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड अडॉप्शन. सो इट इज अगेन नाउन. अफेक्ट मतलब दिखावा करना, और दिखावट को कहते हैं हम अफेक्टेशन. सो द राइट आंसर इज बी वन फ्रेंड. और ये जो एबडक्शन है इसका मतलब अपहरण होता है, किडनैपिंग होता है, जो कि एबडक्ट वर्ब से बना हुआ नाउन है. तो एबडक्ट से नाउन बनता है एबडक्शन, और एब्डिकेट से नाउन बनता है एब्डिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज करेक्ट स्पेलिंग? ये रॉन डेबू की स्पेलिंग है दोस्तों. रॉन डेबू. सो रॉन डेबू की स्पेलिंग है RENDEZVOUS. रॉन डेबू. रॉन डेबू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है अ मीटिंग और अ मीटिंग प्लेस. So rendezvous is a kind of meeting or a kind of meeting place. So it is again a noun. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नरेशन? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड कौन सा रूल आपको इनमें से सही नहीं लग रहा है? When the reporting is in the principal verb in the past tense, all present tenses of the direct are changed into corresponding past tense. ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी अभी पढ़ा ही था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के सारे प्रेजेंट टेंसेस पास्ट टेंसेस में बदल दिए जाते हैं. If the reporting verb is in the present tense, the tense of the direct speech do not change. Yes, this is again correct. रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होती है या फिर फ्यूचर में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से छेड़ाखानी नहीं करते हैं, उसे वैसे ही रखते हैं.
प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी, ये भी हमने पढ़ा था कि इसे बदलना होता है। लेकिन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज, ये बात गलत है, क्योंकि समय और स्थान की निकटता को दिखाने वाले शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं, जैसे कि टुडे को दैट डे में और हियर को दे में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट वन, सो D1 विल बी द राइट वन। 17th, which of the following statements is not correct with reference to English grammar? इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कौन सा वाला स्टेटमेंट आपको सही नहीं लग रहा? तो केस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन। केस जो है वो नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है। डिस्टिंग्यूश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स, और इसका रिलेशन दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है। तो ये ठीक है। जैसे आई की अगर हम बात करें, आई इज अ सब्जेक्टिव केस, जिसे नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। अब अगर मुझे पजेटिव बनाना है इसका, तो आई विल यूज माई, और आई का रिलेशन किसी दूसरी चीज से दिखा दूंगा। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई स्कूल, लाइक दैट। और मी का संबंध हम उस सब्जेक्ट से दिखाएंगे जो कि उस मेरे ऊपर काम कर रहा है, जैसे ही टॉट मी हिंदी, लाइक दैट। सो दिस इज द राइट वन, क्योंकि जो केस है वो मॉडिफाइड फॉर्म होते चले जाते हैं। जैसे आई का माई, मी, ऐसे वी, अवर, अस, यू, योर, यू, इस तरीके से। और ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। नॉमिनेटिव केस मतलब शुरू वाला, जो सब्जेक्ट वाला केस है, उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। हैज नो रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट वर्ब, उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं रहती फाइनाइट वर्ब से। तो आई अगर आप लगा रहे हैं, मैं खेलता हूं, आई प्ले, अगर आप आई की जगह ही लगा देंगे तब भी आपको क्या प्ले ही लगाना होगा। तो फाइनाइट वर्ब से क्या इस नॉमिनेटिव केस का कोई रिलेशन नहीं है? रिलेशन है, क्योंकि अगर ही एक जना है, सब्जेक्ट हमारा एक जना है, तो हमें इसमें एस भी लगाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट से रिलेशन होता है वर्ब का। आई है तो हम एम लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यू है तो आर, ही है तो इज। इट मीन्स वर्ब का परिवर्तन हमें करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द nominative case. So this thing doesn't sound correct. Let's see other ones. Possessive case denote ownership और possession. Possessive case ये दिखाते हैं कि ये चीज किसी की अपनी है, उसकी ओनरशिप को दिखाते हैं, उसका उस पर अधिकार दिखाते हैं। यस, दिस इज अगेन करेक्ट। जैसे आई का पजेसिव माई, यू का पजेसिव योर। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, जिसे हम एक्यूजेटिव भी बोलते हैं। एग्जाम में एक्यूजेटिव करके पूछा गया था। तो एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस जो है, डिनोट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दिखाता है, और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन दिखाता है। तो दिस इज अगेन करेक्ट। सो द आंसर यू वुड गो फॉर इज B1. Which of the following statements is not correct? तो दे आर अबाउट एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव्स और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी जिन्हें बोलते हैं, इंक्लूड द कार्डिनल एंड द ऑर्डिनल नंबर्स। यस, दिस इज करेक्ट। न्यूमेरिकल में हम नंबर्स भी लिखते हैं 1 2 3, या ऑर्डर भी लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, लाइक दैट। ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर दोनों ही तरीके के नंबर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में आते हैं। दिस थिंग इज करेक्ट। पार्टिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, जिसमें हम सम ऑफ को लाते हैं, मैनी ऑफ को लाते हैं, मींस इसके बाद ज्यादातर आप ऑफ लगा हुआ देखते हो, मोस्ट ऑफ को लाते हैं। तो जो ये पार्टिटिव एडजेक्टिव होते हैं, आप पार्ट ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, तो ये भी बात सही है। जैसे अगर इन्हें भी ना लें, आप ले लें अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ ब्रेड। ऐसे ही सम ऑफ द बॉयज इन द क्लास, तो बॉय के सारे क्लास के लड़के लिए उसमें से कुछ, तो एक पार्ट है, उसमें से ज्यादातर एक पार्ट है ना? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स तो सिंपल वाले होते हैं, वही एडजेक्टिव जो किसी नाउन को
की क्वालिटी बताते हैं, जैसे टॉल, इंटेलिजेंट, दीज आर डिस्क्रिप्टिव। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्वालिटी बताते हैं किसी भी नाउन की, उसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है भारतीय लड़का, तो मैं बोलूंगा इंडियन बॉय, और भारतीय लड़की है तो इंडियन गर्ल। तो ये जो इंडियन वर्ड है ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रॉपर नाउन था इंडिया, उससे बना दिया हमने इंडियन। ऐसे ही चाइना से बना देते हो आप चाइनीज। तो जब भी आप इस तरीके से किसी प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाते हो, तो क्या वो नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है? क्या वो डिस्क्राइब नहीं करता सब्जेक्ट को या फिर नाउन को? हाँ, वो डिस्क्राइब करता है। तो दिस सेंटेंस, लास्ट स्टेटमेंट इज नॉट द राइट वन। ऐसे ही अगर आपको बोलना है मैंने शेक्सपियर के सारे ड्रामा पढ़ लिए, तो शेक्सपियरियन ड्रामा आप बोलोगे कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल शेक्सपियरियन ड्रामास। तो क्या शेक्सपियर प्रॉपर नाउन नहीं था? यस, शेक्सपियर किसी का भी जो नाम होता है प्रॉपर नाउन होता है, उससे आपने एडजेक्टिव बना दिया शेक्सपियरियन। नाउ द नेक्स्ट इज टीचिंग इज अ साइंस। तो टीचिंग इज अ साइंस में जो टीचिंग है ये किस तरीके का नाउन है? क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ है, उसमें आईएनजी लगा के, इसीलिए हम इस तरीके के नाउन को वर्बल नाउन कहते हैं, या जेरेंडियल नाउन भी आप इसे नाम दे सकते हो, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगा के हम जेरेंड बनाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के हम इन्फिनेटिव बनाते हैं। सो वर्बल नाउन इज द करेक्ट आंसर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप जान ही रहे हैं, जिससे जो किसी की विशेषता होती है, या वो चीज जो सिर्फ महसूस की जाती है, दिखती नहीं है, लाइक लव, और ऐसे ही हो जाएगा काइंडनेस। और कंक्रीट नाउन वो होते हैं जो कि हमें दिखते हैं, लाइक चेयर, टेबल, दीज आर कंक्रीट। तो वर्बल नाउन ध्यान रखना है, वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है। 20th, which of the following statements is not correct with reference to primary auxiliary? प्राइमरी ऑक्सिलरी से रिलेटेड कौन सी बात सही नहीं है? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमें ध्यान रखना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर तीन तरीके की ऑक्सिलरी वर्ब्स आती हैं। वन इज बी, सेकंड इज डू, थर्ड इज हैव। थर्ड इज हैव। तो बी के अंदर इज, एम, आर, वॉज, वर आते हैं, और डू के अंदर डज, डू, डिड, हैव के अंदर हैज, हैव, हैड। तो पहले इसने कहा, पहले सेंटेंस में हमारे, कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं प्रिंसिपल वर्ब का। हाँ, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं, क्योंकि आई एम अ गुड बॉय अगर आपको बोलना है, आई एम अ गुड पर्सन, तो यहाँ पर जो एम आपने यूज किया है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्ब के रूप में यूज किया है, तो ये होता है, इट इज करेक्ट। एम की जगह आप वॉज भी लगा सकते हो, आई के बाद हैव भी लगा सकते हो, आई हैव अ पेन, या I had a pen. So all these auxiliaries verb can work as an independent verb also. So this one is the right one. तो ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन हमें गलत वाला ढूंढना है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड जेंडर। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हमें पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलना पड़ता है। यस, बदलना पड़ता है। जैसे आई है तो हमें एम लगाना होगा, ही है तो हमें इज लगाना होगा, दे है तो हमें आर लगाना होगा, तो बदलनी पड़ेगी। So this is also right. Primary auxiliaries may be used as finite verbs. Yes, finite verb के रूप में हम इसका infinitive, infinite verb के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, जब इनसे पहले हम to लगा देते हैं। To be, to do, to have. The sole purpose of primary auxiliary is to demonstrate the super segmental feature of expression. सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन दिखाना प्राइमरी ऑक्सिलरी का काम नहीं है।
सुपर सेगमेंटल फीचर तो वो होते हैं जो कि हमारी बात को और ज्यादा सुंदर बनाते हैं, जब हम टोन, स्ट्रेस और इंटोनेशन या मॉड्यूलेशन का ध्यान रखते हैं। तो ये टोन स्ट्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमें ध्यान रखना है, सेल्फ लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जब आप ही को वापस आके रिफ्लेक्ट करें, मतलब प्रतिक्रिया आप ही पर हो। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, शी हिड हर सेल्फ। सो दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो सेल्फ लगा के बनते हैं। ऐसे ही एक एम्फेटिक भी आप देखोगे बाद में, पहले तो इसका आंसर जान लो, सेल्फ वाला हो गया। लेकिन यही माई सेल्फ कभी कभी एम्फेटिक भी कहलाता है जब इसका प्रयोग हम प्रतिक्रिया के लिए या रिफ्लेक्शन के लिए नहीं करते, बल्कि जब हम इसका प्रयोग एम्फेसिस के लिए करते हैं। जब प्रतिक्रिया के लिए कर रहे हैं तो वर्ब के बाद आ रहा है सेल्फ, लेकिन जब एम्फेसिस के लिए करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो आप बोलोगे आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं वहां खुद गया। आप अपनी बात को जोर देके कह रहे हो, तो इट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में जरा सा फर्क है। रिफ्लेक्सिव किसी भी काम को आप पे वापस रिएक्ट कर जाते हैं, और जो और वर्ब के बाद आते हैं। और जो एम्फेटिक है ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं, और आपने जो काम किया है उसे आप जोर देके कहते हो कि ये काम मैंने ही किया है या उसने ही किया है, तो ही हिमसेल्फ आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? We rarely see a lion. We scarcely see a lion. He played good. He lives miserably. So the correct answer is we rarely see a lion. Scarcely का मतलब भी मुश्किल से ही होता है, लेकिन scarcely हमारी कैपेसिटी को दिखाता है, हमारी एबिलिटी को दिखाता है कि मैं मुश्किल से ही लॉयन को देख पा रहा था, या हम देख पा रहे थे, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम थी, या हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट ऐसा था, धुंध थी, तो मुश्किल से देख पा रहे थे। लेकिन यहां पर आपको रेयरली का प्रयोग करना है। इट इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप ये कहना चाह रहे हो कि ज्यादा बार नहीं दिखता है, बहुत कम बार दिखता है। तो इस केस में रेयरली विल बी द राइट वन, नॉट स्केसली। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? राइट इन इंक इज करेक्ट, क्योंकि इंक से पहले हम हमेशा इन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो रेड इंक हो, चाहे वो ब्लैक इंक हो, चाहे वो ब्लू इंक हो। अगर इंक नाम आ गया तो हमेशा इन आएगा। लेकिन उस रेड, ब्लू और ब्लैक के बाद अगर पेन लगा है, तो पेन बिकम्स अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो उससे पहले विद आए। तो विद ब्लू पेन बट इन ब्लू इंक, तो दिस वन इज करेक्ट। दूसरा वाला मोशन को दिखाने के लिए मे के सेंस में आया है इनटू, दिस इज अगेन राइट। हम स्टेशन के पास गए, ये भी सही है। लेकिन फेवरेट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हम preposition among का प्रयोग करते हैं। So the answer will be the D1. Next one, which of the following pairs is mismatched? Simple preposition after, compound preposition of, disguised preposition a on o, participle preposition in lieu. पिछली क्लासेस में preposition हमने डिटेल में डिस्कस किए थे दोस्तों। उस हिसाब से देखें तो जो करेक्ट वन है दैट विल बी इन ल्यू ऑफ, क्योंकि इन ल्यू ऑफ में एक दो तीन वर्ड आ रहे हैं, और तीन वर्ड से मिलके बनता है फ्रेज, और फ्रेज वाले प्रेपोजिशन को कहते हैं फ्रेजल प्रेपोजिशन। तो इट इज अ फ्रेजल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन जो होता है ये वो होता है जिसमें या तो आईएनजी लगी होती है या फिर थर्ड फॉर्म होती है, लाइक इंक्लूडिंग, बारिंग, गिवन, लाइक। सो लास्ट वन ऑफ द डे इज, our 25th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है? योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली और योर्स सिंसियरली। सो ये हम लेटर में बहुत लिखते हैं। द करेक्ट वन इज योर्स सिंसियरली। तो जब भी एडवर्ब बनता है एलवाई लगाते हैं, तो इधर हमें पॉजिटिव केस लगाना होता है, एस वाला,
या फिर आई है तो माइन, तो योर है तो योर्स लगाया, और योर में कभी भी कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती। सो इट्स एनफ फॉर टुडे फ्रेंड्स। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।